हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने एनसीईआरटी के 15 प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर होने वाला है 16 जनवरी 2021 को, और ये एनसीईआरटी के जितने प्रश्न इसमें बने थे सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों को शामिल किया गया और पूरे अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो मैप से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसका जो है कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों, सीडीपी की भी क्लास ज्वाइन करके आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी चैनल नया है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी ग्रो कर जाएं, थोड़ा सा चैनल जो है कि ग्रो कर जाए, लोग सब्सक्राइब कर लें और जो है कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है दूसरों लोगों के यहाँ भी पहुँच जाए। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए और चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, और सबसे पहला प्रश्न एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा प्रश्न, और यहाँ से जो है कि बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। देखिए, प्रश्न कह रहा है कुड़ुक। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि कुड़ुक कहाँ के लोग बोलते हैं, ये एक भाषा है। तो दोस्तों, ये जो कुड़ुक भाषा है ये झारखंड के लोग बोलते हैं। झारखंड की एक आदिवासी है, वो कुड़ुक भाषा बोलती है, और ये कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। और इस जंगल में रहने वाली एक महिला थी जिनका नाम था सूर्यमणि, और उस समय जो है कि ठेकेदारों द्वारा जंगल को काटा जा रहा था, तब सूर्यमणि ने जाकर के इनका विरोध किया और पेड़ों से जाकर के चिपक गई, यानी पेड़ कटने का इन्होंने विरोध किया। फिर उसके बाद इनकी एक दोस्त मिलती हैं जिनका नाम होता है बासवी दीदी, जो कि पत्रकार होती हैं। उनसे मिल करके ये फिर क्या करती हैं, झारखंड जंगल बचाओ अभियान जो है कि स्टार्ट करती हैं। और जंगल अधिकार अधिनियम हाईकोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जारी किया जाता है कि जंगल अधिकार अधिनियम एक होगा, जिसमें जो लोग 25 वर्ष से अधिक वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उन पे उगने वाली वस्तुओं और वहाँ के जंगल पे उन्हीं का अधिकार होगा, और उस जंगल की देखभाल जो है वहाँ की ग्राम सभा करेगी। तो इस तरह का जो है कि पूरी कहानी होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुड़ुक भाषा जो है झारखंड की एक क्या आदिवासी की भाषा है। ठीक है, अब जो है कि एनसीईआरटी का जो है कि मैंने फैक्ट सारा आपको बता ही दिया, और इधर जो है कि एनसीईआरटी का फैक्ट आपको देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लाइड भी लगा रखी है। तो यहाँ देखेंगे तो यही जो है कि कुड़ुक भाषा के बारे में बात की गई है, और यही जो है कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सूर्यमणि, और ये जो है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007, और 2007 का मैंने अभी बता दिया कि जो लोग 25 साल से जंगल में रहते हैं उस पे उगने वाली वस्तुओं पे और वहाँ के जंगल पे किनका अधिकार होगा, वहाँ के लोगों का अधिकार होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये दूसरा जो है कि कैलकुलेशन वाले प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है कि मैं जो मैप वाला प्रश्न था उसमें करवाया था, और यहाँ पे भी करेंगे। और देखिए, सेम प्रश्न रहते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर करके जो है कि इधर उधर करके आपके एग्जाम में देता। तो यहाँ देखेंगे, आपका घर यक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यक्ष पर। कह रहा है कि आपका घर कहाँ स्थित है? यक्ष पर, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यानी दो स्थितियां कह रहा है दोस्तों कि एक्स और वाई। एक्स पे आपका घर है और वाई पे आपका विद्यालय। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। देखिए, आपका स्कूल तो सीधे है, लेकिन जो है कि राजमार्ग यानी हाईवे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे भाई? आप पहले ठीक उत्तर में 400 मीटर की दूरी पर जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग डायरेक्शन वाला जो है फिगर बना लेते हैं। इधर जो होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, और इधर होता है वेस्ट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार कहेगा उस प्रकार हम लोग चलेंगे, और जो है कि हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। कह रहा है कि आपका घर एक्स पे स्थित है। चलिए मैं अपना घर जो है कि एक्स पे स्थित कर लेता हूँ। फिर कह रहा है आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, तो मान लो मेरा विद्यालय कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है। ठीक है, मेरा विद्यालय कहाँ है? यहाँ पे है। चाहे सामने यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो अभी मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, अब इसके अनुसार देखता हूँ क्या कह रहा है। आप पहले ठीक उत्तर में 400 मीटर की दूरी तय करते हैं। देखो उत्तर कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर जो है यहाँ से 400 मीटर चल रहा हूँ। चलो 400 मीटर चल लिया भाई, 400 मीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 400 मीटर हमने चल लिया। अब देखो, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। अब देखो
पश्चिमी है यानी वेस्ट में 75 मीटर दूर यहाँ सुरंग है। कितना? 75 मीटर दूर। अब आगे देखते हैं। सुरंग पार करते हैं और अंत में आप 400 मीटर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने स्कूल पर पहुंच जाते हैं। यानी दक्षिण में 400 मीटर, देखिए दक्षिण दोस्तों यहाँ से यहाँ होगा, तो दक्षिण जो है कि हम यहाँ वाई पे पहुंच गए और यहाँ कितना हमने चला? 400 मीटर चला। और पूछ रहा है आगे देखेंगे, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित होगा। यानी कह रहा वाई से आपका घर किस दिशा में और कितना जो है कि दूरी पर स्थित होगा। तो अब देखेंगे दोस्तों कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये जो कि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ये 400 400 ये 75, तो ये भी 75 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो इधर की डायरेक्शन जो क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसके बीचों बीच इधर की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 75 मीटर पूर्व की ओर, 75 मीटर ठीक पूरब की ओर। तो ऑप्शन में देखेंगे 75 मीटर ठीक पूरब की ओर, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? आपका आंसर नंबर सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी वीडियो से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में अभी शेयर करके जो है कि आप जो लाइव की संख्या देख रहे हैं, वाचिंग की संख्या लाइव जो है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और चलिए अगला जो है कि प्रश्न देखते हैं। अभी जैसे जैसे दोस्तों आपका एग्जाम नजदीक आता जाएगा और जो है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे 15 कर रहे हैं, फिर 35 45 इसी तरह का जो है कि हम लोग मैराथन लेने लगेंगे सारे प्रश्नों का। तो आपका जितना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है, लोग देख करके घबरा जाते हैं कि ये समय चाल दूरी वाला समय सवाल कैसे लगेगा। और जो है कि दिशा वाला भी जैसा कि आप देखें कितना बड़ा सवाल था, लेकिन कितना टाइम लगा, लगाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, आराम से जो है कि आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:45 बजे स्टेशन से चलकर 7 जून 2020 को प्रातः 3:45 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, देखिए दूरी दे दिया है 2640 किलोमीटर। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। देखिए चाल ज्ञात करना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए 5 जून 2020 से अब समय कितना लग रहा है जाने में, इसको देखेंगे तो 5 जून 2020 को कब बजे चलिए दोस्तों? 4:45 बजे। ठीक है, सुबह में। फिर 7 जून 2020 को प्रातः यानी सुबह में, यहाँ पे भी कितना? 7 जून को। कब? 7 जून को। देखेंगे बस, करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बस ध्यान से देखेंगे। और ये कब पहुंचती है? 03:45। ठीक, अब देखेंगे इसमें कितना दिन लग रहा है दोस्तों। तो 5 तारीख को चली है, तो 5 के बाद 6 7 यानी इसको चलने में लगभग 2 दिन लगे हैं। कितना? 2 दिन। और समय को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ 4:45 हो रहा है। अगर यहाँ भी अगर 4:45 होता, 4:45 सुबह का, तो ये टोटल जो है कि कितना घंटा हो जाता? 48 घंटा होता है कि नहीं होता? सोचो, अगर ये 3:45 न रह के 4:45 होता सुबह का, तो टोटल 48 घंटे होते हैं। अगर यहाँ जो 1 घंटा कम है, तो अब जो है कि टोटल यहाँ कितना घंटा हो जाएगा? टोटल 2 दिन में ये गाड़ी जो चली है 47 घंटे चली है। कितना? 47 घंटे। तो समय यहाँ पे आपका निकल के आ गया 47 घंटे। तो लिखेंगे समय बराबर 47 आवर्स। ठीक है, घंटा में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं चली गई कुल दूरी है दोस्तों, दूरी देखेंगे तो लिखेंगे दूरी बराबर 2640। ठीक है, अब ये दूरी किस में है? किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में लिख लेंगे। और पूछ रहा है इसकी चाल बताओ, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल यहां से निकाल लेंगे दोस्तों। दूरी आपका दिया है, दूरी दिया है कितना? ब्लैक से लिख देते हैं। दूरी दिया है 2640 किलोमीटर। अब बटा में समय दोस्तों टोटल निकल के आया 47 घंटे। सभी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, लगभग 56 किलोमीटर पर आवर आपका चाल निकल के आ जाएगा। और ये जो आंसर होगा आपका 56 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों किलोमीटर पर हावर्स में दिया गया। अगर यही कहता है दोस्तों कि इसका जो कि आंसर आप मीटर प्रति सेकंड में निकालो, तो 56 को सीधे क्या करते हैं, 56 गुणे 5/18 कर देते। तो ये जो सॉल्व करते हैं आप, तो ये किस में निकल के आता है, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आता। तो इस तरह जिस तरह यूनिट पूछे उसी यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इसको लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो देखिए, बिहार के लोग जो होते हैं दोस्तों, वो लीची का बगीचा होता है और लीची के बगीचे में ही ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन करते हैं। और ये मधुमक्खी जो होती हैं दोस्तों, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है और ये इनके जो अंडे देने का बेस्ट समय होता है, वो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और जो है कि मधुमक्खियों से छत्ते से रिलेटेड जो है कि प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, तो पूछा जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। तो सही बात है, मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक जो है कि मधुमक्खी होती है, जो कि रानी के नाम से जानी जाती है। और बाकी सब श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं और उसमें कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि रस ढूंढ कर लाती हैं, और जिन मधुमक्खियों को यह पता चल जाता है कि यहाँ पे रस है, तो वो क्या करती हैं, एक तरह का नाच करती हैं, चाहे एक तरह का जो है कि कला करती हैं, जिससे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वहाँ पे रस है, और सभी मधुमक्खियाँ जा करके वहाँ से रस निकाल करके छत्ते में ला करके लगाती हैं। और जो बच्चों को पालने का और अंडे की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो श्रमिक मधुमक्खियों की ही होती है। और ये मधुमक्खियाँ क्या होती हैं दोस्तों, झुंड में रहती हैं, और इस प्रकार झुंड में ततैया भी रहते हैं, दीमक भी रहते हैं, ठीक है, और ये मधुमक्खियाँ भी रहती हैं। तो इस तरह के जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका बी। अब आगे चलते हैं। और जो इधर जो है कि आप मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टोटल जानकारी मैंने इसको अभी जो है कि आपको डिस्क्राइब कर दिया। अगर इस तरह की जो जानकारियाँ आप नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, और एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने सारी वीडियो बना दी है। और जो है कि दोस्तों, जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, तो जैसे प्रश्न बनता है उस प्रश्न में मैं शामिल कर देता हूँ। और जो है कि एनसीईआरटी के आप नहीं पढ़े हैं, तो जो है कि आप नहीं इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैं एनसीईआरटी जब सॉल्व करवा रहा था, तो उसी समय बताया था कि आप लोग एनसीईआरटी के महत्व को नहीं समझेंगे, आप तब समझेंगे जब मैं पेपर करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का। तो जैसा कि देखा आपने, ये जो कि टोटल जो मैंने जानकारियाँ बताई थी एनसीईआरटी में, सारी जानकारियाँ जो है कि वो एग्जाम में प्रश्न के रूप में बनकर आते हैं। और देखिए, वेलक्रो के बारे में पूछा गया दोस्तों, और वेलक्रो के बारे में भी मैं जो है कि बता चुका हूँ। कह रहा है कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेके वेलक्रो को क्या क्या बनाया। तो देखो, वेलक्रो का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चिपकाने के लिए प्रयोग करते हैं दो वस्तुओं को आपस में, ठीक है। और वेलक्रो का उपयोग जैसे आप सैंडल में देखे होंगे, और बैग वगैरह में भी देखते होंगे, बैग को बंद करने के लिए, चिपकाने के लिए। और इसको जो है कि खोलने पर दोस्तों चरमर की आवाज़ आती है। तो इसका खोज कैसे हुआ था, तो एक जॉर्ज मेरेस्टल नाम के जो व्यक्ति थे, अपने कुत्ते के साथ 1948 का समय था, वो क्या कर रहे थे, घूमने गए थे। और घूमने गए और जब घर आए उन्होंने, तो देखा कि उनके कपड़े पर भी और उनके कुत्ते के सर पे, यानी उनके बालों में एक जो है कि पदार्थ फंसा हुआ था। और उनको जब उन्होंने देखा और उसको जा करके घर पे सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा, तो उसमें कांटों जैसी संरचना थी, जो बालों के और कपड़ों के रेशों में क्या फंसी हुई थी। फिर उन्हीं से जो है कि जॉर्ज मेरेस्टल जो करते हैं कि एक प्रेरणा लेते हैं प्रकृति से, और क्या करते हैं, फिर उन्होंने वेलक्रो का क्या आविष्कार किया, ठीक है। तो ये जो है कि एक कहानी थी जॉर्ज मेरेस्टल की, और ये जो है कि वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेरेस्टल ने ही किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज मेरेस्टल। और ये जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। अगर कहा जाए कि कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और जॉर्ज मेरेस्टल ने ही वेलक्रो का क्या किया, आविष्कार किया। अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक अगर दोस्तों आप शेयर नहीं किए, तो मैं बार बार कह रहा हूँ अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए तो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। और जब आपका एक कमेंट आता है और एक लाइक दिखता है, तो और जो है कि शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, और जो है कि नए तरीके से काम करने का मन करता है। तो आप प्लीज़ जो है कि अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और हम जैसे लोगों का क्या करिए, आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके बीच में और जो है कि हम अच्छे तरीके से जो है कि इस तरह के प्रश्न ला सकें, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ हमको पता है, आप लोगों को पता होगा कि 28 राज्य हैं और 8 जो है दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र या संघ शासित, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करेंगे कि कौन सा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों हमारा क्या ये राज्य के अंतर्गत आता है। मणिपुर भी दोस्तों राज्य के अंतर्गत आते हैं और मेघालय, ये सब पूर्वी राज्य हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर को दोस्तों अभी इसको क्या घोषित कर दिया गया, आंशिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित है। तो जम्मू और कश्मीर इसका जो है कि आंसर सही हो जाएगा। और अगली स्लाइड पे और जो कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को आप देख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, ठीक है, और लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये 8 जो है दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं। और इसको जो है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या तो ये बहुत ही नॉर्मल है, सभी को ये जो है कि पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है, ठीक है। तो एल्युमिनियम को दोस्तों हम लोग किस सिंबल से लिखते हैं, एल से लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 13 होता है, और परमाणु भार लगभग 26 हम लोग मानते हैं इसको। और आपको पता ही होगा इसके लिखने का तरीका क्या होता है, एल यहाँ 13 लिखते हैं और यहाँ लगभग 26 या 27 होता है, लगभग 27 के करीब होता है, लेकिन हम लोग कितना मानते हैं, 26 मानते हैं, ठीक है। इस तरह के जो है कि मान करके हम लोग इसको केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं। और एल्युमिनियम का जो है कि अयस्क कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है बॉक्साइड, क्या होता है, बॉक्साइड। और बॉक्साइड जो है दोस्तों लगभग भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, सबसे ज्यादा दोस्तों बॉक्साइड उड़ीसा में, और भारत का लगभग 50% जो है कि यहाँ बॉक्साइड पाया जाता है। और आपको पता ही होगा कि उड़ीसा जो है कि अब एल्युमिनियम का सबसे बड़ी खान है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, सबसे बड़ी खान है। अब अयस्क क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अयस्क जो होते हैं खनिजों से प्राप्त होते हैं, और खनिज जो है कि पृथ्वी के भूपटीय भाग से खोद करके निकाले जाते हैं, फिर उससे जो है कि अयस्क प्राप्त होते हैं, और अयस्क से जो हम लोग धातु निकालते हैं, ठीक है। और अयस्क दोस्तों, अयस्क वे होते हैं जिनसे कम खर्चे में धातु निकाली जा सके। अच्छा ये बताइए, कोई भी अगर हमको काम चाहिए, जैसे हम कोई भी काम ले रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि अगर हमको एल्युमिनियम निकालना है तो कोई ऐसा एल्युमिनियम का अयस्क मिल जाए जिससे हमको कम खर्चे में ज़्यादा एल्युमिनियम मिल जाए। तो जो ऐसे अयस्क मिलते हैं उन्हीं को हम लोग अयस्क कहते हैं, यानी जो हम लोग को खनिज में से प्राप्त हो जाते हैं आसानी से, और उसमें रिफाइन करने में ज़्यादा समय और ज़्यादा जो है कि पैसे नहीं खर्च होते हैं, तो वही हमारे अयस्क कहलाते हैं। वैसे एल्युमिनियम के तो बहुत सारे अयस्क होंगे, जैसे लोहा के भी कई सारे अयस्क हैं, लेकिन लोहा केवल हेमेटाइट से निकाला जाता है। और उसी प्रकार बॉक्साइड से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ब्रेल लिपि के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि पर आधारित होती है। देखिए ये जो ब्रेल लिपि है दोस्तों, एक लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति थे, उनकी बचपन में ही दोस्तों रोशनी आँख की चली गई, लेकिन वो पढ़ने का क्या है, नया नया तरीका खोजते थे। और इन्होंने क्या किया, एक जो है कि ऐसा तरीका खोजा, उन्होंने क्या किया, उभरा हुआ संरचना बनाया और उस पर 6 बिंदु लिए। ये 6 बिंदुओं को उभरा हुआ बनाया जाता है और उसी को टच करके फील करके पढ़ा जाता है, और वो जो इंस्क्रिप्ट बना वो ब्रेल इंस्क्रिप्ट बन गया, यानी ब्रेल लिपि बन गया, और उन्हीं के नाम पे, लुई ब्रेल के नाम पे ही बन गया, ठीक है। तो ये जो है कितने बिंदुओं पे आधारित होता है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, और ये जो है इसका आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए प्याज के बारे में भी दोस्तों हम लोग देखे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बसवा का खेत, और बसवा के खेत से रिलेटेड जो है कि आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न बन गया है। आप देख सकते हैं कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वो विकल्प इनमें से किन चरणों का सही क्रम दिया गया। तो देखिए फसल करने का कई तरीका हो सकता है,
तो ये जो है कि फसल उगाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप गेहूं को कैसे उगाते हैं, चाहे धान को कैसे उगाते हैं, उसी प्रकार प्याज को भी उगाने का एक तरीका होता है, एक क्रम होता है। तो कैसे होता है, क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको प्याज बोना है तो सबसे पहले तो भाई खेत चाहिए कि डायरेक्ट प्याज निकल जाएगा। सबसे पहले हमको खेत चाहिए, तो खेत को पहले हम लोग देखते हैं खेत उस लायक है कि नहीं। उसके बाद खेत को हल्का हल्का खोदते हैं या जोतते हैं, और जोतने के लिए आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटा सा खेत है तो आप अपने फावड़े से भी खोद सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग बीज बोते हैं, और बीज बोने के बाद उसमें क्या करते हैं, पानी वगैरह चलाते हैं। और पानी चलाने के बाद जब उस हमारा थोड़ा सा पौधा निकल जाता है तो उसमें अनावश्यक कुछ पौधे भी आ जाते हैं, जिसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। और इन खरपतवारों को फिर हम निकालते हैं। उसके बाद खरपतवारों को निकालने के बाद जब हमारा प्याज हो जाता है तो प्याज को उखाड़ लेते हैं, और प्याज अगर उखाड़ेंगे नहीं समय पर तो प्याज नीचे क्या होती है, सड़ जाती है। उसके बाद जब उसके सूखे पत्ते बचते हैं उसको काट करके अलग कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दिया, तो आप इस प्रश्न को देख करके ही आप इसका क्रम लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मृदा को खोद कर नरम बनाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों कूट दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे कि भूल गया, लग रहा है टाइपिंग में कहीं दिक्कत हो गया। अगर ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 अगर हो तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, मृदा को खोद कर नरम बनाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा, इधर जो है कि मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटोगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, मृदा खोदने के बाद बीज बोएंगे, तो ए बी सी आपका आंसर सी आएगा। फिर उसके बाद खरपतवार हटाएंगे, ठीक है। ए के बाद क्या, बीज बोएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बीज बोने के बाद खरपतवार हटाएंगे, ए बी सी डी, डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद इसको ए बी सी डी कर लेते हैं, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और डी और ये ई, ठीक है। कोई बात नहीं है, टाइपिंग में हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा इतना काम करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर और घर के काम होते हैं, और फिर कोचिंग भी पढ़ाना पड़ता है, फिर जो है कि रात को 2-2 बजे तक जग करके आपके लिए PDF तैयार किए जाते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए ए बी सी डी ये ऑप्शन हो गए। तो मृदा को खोद कर पहले नरम बनाएंगे, सही है। फिर उसके बाद बीज बोएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद खरपतवार हटाएंगे, ठीक। उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकाला जाता है, फिर प्याज को निकाल देंगे यानी ई। उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी हुई पत्तियों को लास्ट में हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार अगर आपके एग्जाम में आंसर आए तो इस तरह जो है कि आप क्रम लगा करके जो ऑप्शन हो इस तरह आप सही लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे में ये वाला ऑप्शन रहा होगा, तो मैं इसको जो है कि क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बस क्रम दोस्तों याद होना चाहिए कि फसल के क्रम क्या होते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इधर देखते हैं। हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ है? देखिए शीत मरुस्थल उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे रेगिस्तान भी एक प्रकार का होता है, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान को भी मरुस्थल कहते हैं दोस्तों। तो वो शुष्क मरुस्थल है, और वहाँ पे भी कम बारिश के कारण उसको शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। उसी प्रकार ये शीत मरुस्थल की बात कर रहा है, यानी ठंडा मरुस्थल, यानी हर जगह क्या हो, बस बर्फ हो। तो ऐसा जो इलाका है दोस्तों, वो हमारा इलाका है लेह, यानी लद्दाख में। लद्दाख में आप जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे जो कि तापमान कम होने के कारण वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए उसको हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और वो जो होता है ऊंचा क्षेत्र है और सूखा है और क्या है, समतल है। सूखा कहने का मतलब जब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा होगा। चारों तरफ दोस्तों क्या, बर्फ पड़ी होती है। अगर हम लोगों के समतल क्षेत्र में अगर बर्फ पड़ जाती है तो पूरी फसल हमारी नुकसान हो जाती है। तो वहाँ पे तो हमेशा जो है कि दोस्तों बर्फ रहती है। तो सोचिए वहाँ क्या कुछ हो पाएगा, नहीं। तो ये जो है कि इसीलिए उसको शीत मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तापमान बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए जो है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कुछ फल दिए गए हैं या सब्जी दी गई है, इसमें ये बताना है कि किसमें बीज होगा। तो देखो करेला है, खीरा है, चीकू है, भिंडी है, प्याज है, नाशपाती है, आलू है और टमाटर, ठीक है। तो ये सारे जो है कि 4-4, 5-5 करके दिए हैं, सभी एक एक को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। खीरा में दोस्तों बीज होता है, ठीक है। चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होती है,
क्या प्याज में बीज होती है? बोलिए, तब ये ऑप्शन सही होगा? नहीं। करेला में बीज होती है, खीरा में भी होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, ये आलू टमाटर में भी होता है। क्या आलू में होता है क्या बीज? नहीं। तो ये जो है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब करेला को देखेंगे दोस्तों, देखो आलू में कलियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। करेला में बीज होता है, खीरा में भी होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, नाशपाती में भी होता है, टमाटर में भी होता है। तो हमको तो लग रहा है कि यही सही होगा। नीचे भी एक बार चेक कर लेते हैं। करेला में होगा, चीकू में होगा, भिंडी में होगा, टमाटर में होगा, लेकिन आलू में नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन आपका क्या? सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब देखिए कितना आसान प्रश्न था। अभी इससे देखते हैं दोस्तों, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखाई देता है? देखो ये कई जंतु दिए हैं और ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा जंतु है जो भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं है। यह लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है या समय बिताता है और यह वृक्ष की पत्तियों को खाकर अपना क्या जीवन यापन करता है। और आयु के 40 वर्ष में तथा अपने पूरे जीवन में यह 8 वृक्षों पर ही घूमता है। कितने वृक्षों पर? 8 वृक्षों पे घूमता है। तो जैसा कि मैं दोस्तों एनसीईआरटी में पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि स्लॉथ नाम के एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। ये लगभग 17 घंटे तक उल्टा लटक करके पेड़ पे सोता है और हफ्ते में एक बार जो है कि ये शौच करने के लिए आता है और लगभग 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ को बदलता है, ठीक है। और ये तब तक उस पेड़ पर रहता है जब तक कि उस पेड़ की पत्तियों को खा करके खत्म न कर दे, ठीक है, तब जाकर के कहीं वो पेड़ बदलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये स्लॉथ के बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मिलान करना है और इधर कुछ जो है कि कॉलम 1 में ये जगह दिए गए हैं, असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान, ठीक है, ये स्थान दिए गए हैं। और इधर जो है कि उनके घरों के बारे में विशेषता बतानी है कि उनके घर जो है कि कैसे बने होते हैं। तो असम की बात की जाए दोस्तों तो असम के जो घर होते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं और वहाँ बांस के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका जो है कि असम का देखेंगे बांस से खम्भे पर बना घर कौन है? ये, यानी 1 का क्या? 3, यानी 1 का 3। यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से आंसर निकालना सीखेंगे, ठीक है। लद्दाख के जो घर होते हैं दोस्तों, ये लद्दाख के घर क्या होते हैं? ये बर्फ के घर बनते हैं या इग्लू कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, मनाली के घर को देखते हैं। तो जो मनाली के घर होते हैं दोस्तों, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू घर होते हैं। क्या होते हैं? पत्थर के बने ढालू घर। और राजस्थान के घरों की बात की जाए दोस्तों तो राजस्थान के जो घर होते हैं मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों से बनी उनकी छत होती है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के घर पत्थर के बनाए जाते हैं और इनके छत जो है कि समतल बनाई जाती है और इनके जो है कि निचले घरों में कोई खिड़की वगैरह नहीं होती है। तो इस तरह के जो है कि आपका अगर ऑप्शन मिलाएं तो 1 का 3 और 2 का दोस्तों, ये 2 अगर माने, अगर इसको ए मान लें, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो ए का दोस्तों 3 में जाके मिलेगा और बी का जो मिलने वाला है ये बी का मिलने वाला है 2 में और सी का दोस्तों ये मिलने वाला है आपका 1 में और डी का मिलने वाला है आपका दोस्तों 5 में, ठीक है। तो इस तरह के जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर आंसर में आपका रहा होता तो इस आंसर को हम लोग क्या क्लिक किए होते, ठीक है। अब आगे चलते हैं और 14 नंबर में, 14 नंबर से पहले आप देखेंगे आसाम में बने घर। तो इधर जो है कि आप देख सकते हैं ये जो बांस के बने घर हैं कहाँ मिलते हैं? असम में मिलते हैं और ये जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है और भारी बारिश होने के कारण इसे क्या किया जाता है? ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। और इधर जो देखेंगे वो मनाली के घर आपको मिलेंगे। इधर भी थोड़ा सा बर्फ ज़्यादा पड़ती है इसलिए घर को थोड़ा सा छत को ढलवा बनाया जाता है और पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये दिक्कत होती है कि जो लद्दाख होता है, लद्दाख में समतल छत बनाए जाते हैं लेकिन मनाली के जो छत होते हैं वो क्या थोड़ा सा ढलान वाले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है और लेकिन बनाए जाते सेम है, ठीक है। और राजस्थान के बारे में बात की तो राजस्थान में जो घर मिट्टी का बनता है उसे मड कहते हैं और ये गीली प्रकार के मिट्टी से बनता है और झाड़ियों से इनकी छतें जो है कि झाड़ी से बनती है
और ये राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं, और आंगन में ये लोग गड्ढा बनाते हैं और घर की छतों को ऐसा ढलान वाला बनाते हैं कि उससे पानी निकल कर कहीं इकट्ठा हो जाए और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे लद्दाख के घर के बारे में दोस्तों। तो लद्दाख के घर में ये जो घर होता है 2 मंजिला होता है और नीचे कोई खिड़की नहीं होती है, नीचे जो होता है कोई खिड़की नहीं होती है, और नीचे वाले में जानवर को रखते हैं और लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ऊपर जाने के लिए। छत के उनके घर के अहम हिस्सा होता है। और गर्मी में छतों पे क्या करते हैं, कुछ ऐसी सामानें जो हैं वो सुखाते हैं, जो कि ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उनको खाने वगैरह के लिए वो उसे सुखा करके रख देते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं जिनके ऊपर एक एक रख करके और मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है, और एक छप्पर जैसा लगा रहता है जिसे ढेर सारी घास रखी होती है। अंदर एक छप्पर लगाते हैं और उस पर ढेर सारे वो लोग घास रखते हैं और एक सपाट मजबूत छत बनाते हैं और मोटे मोटे पेड़ की तनों का इस्तेमाल करके छत को वो लोग बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वी गोल है, ठीक है, गोल है, पृथ्वी गोल है। जाहिर सी बात है पृथ्वी गोल है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वी वास्तव में गोल होती नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता। देखो पृथ्वी के न तो ऊपर कुछ है न तो नीचे कुछ है। हम सब एक दूसरे के क्या है, सापेक्ष होते हैं। क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। तो अगर बात किया जाए कि पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हुआ देश कौन सा, यानी पूछ रहा है कि भारत के लोग, अगर यहाँ भारत के लोग खड़े हो जाएं, क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं अपने नक्शे पे भारत के, तो भारत के सापेक्ष जो खड़ा होगा वो कौन व्यक्ति, यानी किस देश के व्यक्ति जो है कि खड़े होंगे। तो ये जो है दोस्तों, अगर बीचों बीच देखा जाए तो अगर हम लोग इधर उल्टे खड़े हो जाएं और ऊपर से कोई अगर देश हो तो नक्शे में आप देखेंगे तो वो होगा आपका अर्जेंटीना। क्या होगा दोस्तों, अर्जेंटीना। हम लोगों के सापेक्ष बीचों बीच अगर पृथ्वी की रेखा खींची जाए तो हम लोगों के सापेक्ष कौन खड़ा होगा, अर्जेंटीना रहेगा। ठीक है, भारत के सापेक्ष अर्जेंटीना। अब आगे चलते हैं, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और ये जो है कि दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और इस लास्ट प्रश्न को पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर बता देता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो एक खेत होता है, खेत की भी एक सीमा होती है। अगर बार बार उसमें आप एक ही फसल उगाएंगे फायदे के लिए तो उससे जो है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए इससे क्या होगा कि केवल धान की फसल उपयोगी है इसलिए नहीं उगा रहे हैं। अगर हम लोग बार बार जो है कि उसमें कोई फसल उगाते हैं, चाहे बार बार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, तो हमारा खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। अंशतः उसका खेत क्या हो जाएगा, कोई भी फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। तो किसी भी खेत में हम लोग देखते हैं कि रोटेशन बदल बदल करके अलग अलग फसल को क्या उगाते हैं। एक बार जो है कि धान उगाते हैं तो एक बार गेहूं, तो एक बार अरहर, यानी इस तरह के जो कि फसल को बार बार बदल करके हमको उगाना चाहिए, नहीं तो खेत की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है आपके बीच में आज का लास्ट जो है कि प्रश्न। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।